अंकल फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर पर डिटेल में स्टडी करेंगे। इन 3 टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी क्या होता है? सपोज दैट आपको किसी व्यक्ति या कोई पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या करते हैं, कैसे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे? तो सबसे पहले उस व्यक्ति को हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने पर हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, जैसे उसकी लंबाई के बारे में हम आसानी से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति 5 फीट का हो सकता है, 6 फीट का हो सकता है। फिर उसकी मोटाई के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, कम मोटा है वगैरह। फिर उसका वेट के बारे में बता सकते हैं कि उसका वेट ज़्यादा है या कम है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर उसे क्लोजली इंटरेक्ट है तो हम उसकी खूबियाँ, उसके इंटरनल क्वालिटीज़ है ना, इन सब चीज़ों के बारे में है ना बता सकते हैं। तो इस तरह से किसी फिनोमेना, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी न किसी चीज़ का हेल्प लेते हैं, है ना, और उसी के कनेक्शन में उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने यहाँ व्यक्ति का डिस्क्राइब किया तो हमने उसके लंबाई के बारे में बताया, उसकी मोटाई के बारे में बताया, उसके वेट के बारे में बताया, उसके इंटरनल क्वालिटी, जैसे हो सकता है वह ज़्यादा गुस्सैल हो, ज़्यादा स्मार्ट हो, उसके अंदर काइंडनेस हो। तो ये सब जो क्वालिटीज बताने के लिए इन सब चीज़ों का जो हेल्प लिया, यही चीज़ क्या कहलाती है, क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वांटिटी किसी फिनोमेना या किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें होती है ना, और जिसके हेल्प से हम उस पूरे फिनोमेना को या पर्सन को या बॉडी को, सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटीज होती है, ये 2 तरह के क्वांटिटीज हो सकती है। क्या होती है ना, एक होता है मेजरेबल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। तो मेजरेबल क्वांटिटी में क्या होता है ना, जिससे हम मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मेजरेबल क्वांटिटी, और ऐसे ही मेजरेबल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। जैसे हमने उस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया, उसको डिस्क्राइब किया, तो हमने लंबाई के बारे में बताया, उसके वेट के बारे में बताया, उसके मास के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ें मेजरेबल हो गई। हमने उस पर्सन के बारे में और भी बहुत कुछ बताया, जैसे उसका कलर है, ब्लैक है या फेयर है, या और भी कुछ, वो काइंड हार्टेड मैन है, या उसके अंदर एग्रीनेस ज़्यादा है, या वो और भी उसके अंदर इंटरनल क्वालिटीज है जिसको हमने बताया। तो इन सब चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम इन सब चीज़ों को सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे है ना क्वांटिटीज जो किसी बॉडी में पाई जाती है, तो ये नॉन मेजरेबल होता है। ठीक है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस नहीं होता है ना। ये क्या होता है, तो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। इन सब चीज़ों के बारे में जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी के बारे में पढ़ने को हमको डिटेल में कहाँ मिलेगा, साइकोलॉजी में मिलेगा, नहीं तो सोशोलॉजी में मिलेगा। जबकि मेजरेबल क्वांटिटी, जिसका दूसरा नाम फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये जो है वो सब्जेक्ट ऑफ क्या है, साइंस है। और हम साइंस में इन्हीं मेजरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक है पहला स्केलर्स, दूसरा क्या है, वेक्टर्स। एक नई प्रकार के क्वांटिटीज के बारे में भी स्टडी करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। और वो नई प्रकार के तो है नहीं, है ना, उसी से निकल करके ये दोनों क्वांटिटीज है ना आया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में।
स्केलर्स, those physical quantities which have only magnitude are called scalars. As for example, length, mass, time, speed, work, power, energy, heat, etc. Properties of scalars. पहला, it has magnitude, it has unit, it follows simple rules of addition of algebra. अब इसमें है ना, ऐसे एग्जांपल में देख सकते हैं और आगे समझ सकते हैं। जैसे लेंथ ऑफ अ रॉड, ये 10 मीटर है। मास ऑफ ए बॉडी, ये 5 kg है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ है वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो चीज़ है ये इसका क्या हो गया, यूनिट। तो इस तरह से स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और है ना यूनिट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर्स, द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are called vectors. दूसरी टाइप की जो क्वांटिटीज है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, उस वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के अलावा उसमें डायरेक्शन भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इटीसी। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, और साथ में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो फिर पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी, इट हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका डायरेक्शन है ना किसी के अलोंग फिक्स होता है। हो सकता है इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस फिक्स हो,
along the y axis फिक्स हो, हॉरिजॉन्टली फिक्स हो, वर्टिकली फिक्स हो, तो है ना वेक्टर्स हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। It has magnitude and unit। तीसरा, it follows commutative law of vector addition। नहीं, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होता है, आगे हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो वहाँ भी इसका चर्चा होगी। जैसे सपोज दैट एक वेक्टर ए है, ये दूसरी वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है वेक्टर ए और बी, है ना, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना, है ना, कहा जाता है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर जो होंगे, है ना, अगर उसका यूनिट सेम होगा तो वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। चौथा इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि किसी भी वेक्टर को कहीं से हम कहीं डिस्प्लेस करके रख सकते हैं विदाउट चेंजिंग, है ना, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये कि कोई भी वेक्टर कहीं है तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए बिना हम उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये वेक्टर can be displaced without changing its magnitude and direction। ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका उपयोग इसी चैप्टर में बहुत जगह करना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस बनाने में हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। कोई वेक्टर यहाँ है, अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो उस वेक्टर को डिस्प्लेस करके हम यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे, है ना, ये चीज़ समझ लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ हम ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, तो इसकी जितनी लंबाई है वो लंबाई रखेंगे उतना ही, और इसका जो डायरेक्शन है उसको डायरेक्शन को मेंटेन करके रखेंगे। तो ये वेक्टर ये है, तो ये भी वेक्टर क्या हुआ, ये हुआ। तो इस तरह से ये वेक्टर ये को डिस्प्लेस करके हम यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का उपयोग, है ना, वेक्टर्स पे क्वेश्चंस बनाने में, है ना, बहुत काम आता है। पांचवा प्रॉपर्टीज है इट ऑलवेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन लाइक पैरेललोग्राम law and triangle law। Suppose that we have two vectors, vector A and vector B, vector A along this side and vector B along this side। Both vectors are inclined at an angle of theta। तो इस तरह यदि हमें दो वेक्टर्स होंगे तो इनका रिजल्टेंट जानना चाहे, अगर यदि इसका मैग्नीट्यूड 5 हो और इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट हो,
इसका 5 यूनिट हो, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो 6 + 5 डज नॉट इक्वल टू 11 होगा। यदि ये स्केलर्स होता तो फिर इसका रिजल्टेंट 6 + 5 = 11 होता, लेकिन ये वेक्टर है, तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो वैल्यूज ऑफ 6 + 5 ये डिपेंड्स अपॉन एंगल, थीटा। क्या इम्पोर्टेंस है? पहली इम्पोर्टेंस बात है ना, व्हाट अबाउट वी कैन से करेंट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे इस करंट के बारे में समझने के लिए एक चीज़ समझिए कि ये कोई जंक्शन है, सपोज दैट, है ना, ये जंक्शन P है, यहाँ पे एक करंट आ रही है ना, ऐसे सपोज दैट दिस इज द करंट ऑफ 3 एम्पियर। अब इधर से एक दूसरी करंट आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू सपोज दैट 4 एम्पियर। तो इस जंक्शन पे दो करंट आ रही है, इनकमिंग करंट ये और ये है, ठीक है। तो यहाँ से करंट जा भी सकती है, ये आउटगोइंग करंट हुआ, मतलब इनवर्ड करंट हुआ, ये क्या हो गया, आउटवर्ड करंट हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो इसकी वैल्यू जो होगी, है ना, ये 3 + 4 मतलब 7 एम्पियर होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये तो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रा हो गया ना, है ना, 3 + 4 = 7। तो ये क्या हो गया, है ना, सिंपल, है ना, रूल ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रा हो गया, ठीक है। तो सिंपल, है ना, रूल ऑफ एडिशन ऑफ क्या है, अलजेब्रा है। तो इस रूल को कौन फॉलो करता है? ये स्केलर करता है। इसलिए हम करंट को स्केलर क्वांटिटी की सीरीज में रखते हैं, जबकि करंट को देखने में ऐसा हमने फिगर ड्रॉ किया, तो इसको देखने में ऐसा फील होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 7 एम्पियर वगैरह तो है, लेकिन साथ में एक डायरेक्शन भी बना हुआ है कि दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, अलोंग दिस साइड। तो ये स्केलर भी होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है ना, क्योंकि ये करंट जो होता है वो सिंपल रूल ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो सो, है ना, करंट इज स्केलर क्वांटिटी because it follows simple rule of addition of algebra, दूसरी इम्पोर्टेंट बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी, रोटेटिंग बॉडी के केस में, है ना, किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में घूम करके रोटेट करके जाती है ना, तो वो, है ना, किसी सर्टेन टाइम में कुछ एंगल क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो ये जो एंगल जो सबटेंड करता है, इसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a moving body is defined as the angle subtended by that body in a particular time, है ना। जैसे आप घड़ी के नीडल को ऐसे घूमते देखते हैं,
तो ये नीडल है ना, कुछ देर में सपोज दैट ये आपका घड़ी का नीडल है ना, तो अब ऐसे है तो कुछ देर में वो घूम करके क्या हो जाता है ना, ऐसे आ जाती है, तो ये कुछ सर्टेन एंगल बनाती है ना। तो ये जो एंगल हुआ ना, यही एंगल क्या हो गया, एंगुलर है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, इसलिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। बट इसी का स्मॉल पार्ट लेते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा, जबकि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है ना, स्केलर होता है। तो चलिए इसको आगे हम समझते हैं डिटेल में। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपोज दैट θ1, θ2, θ3, θ4 एंड सो ऑन, ये क्या है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स and do not follow the commutative law of vector addition. That is θ1 plus θ2 not equal to θ2 plus θ1. Therefore large angular displacement ये क्या हुआ, इन्हें स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो स्केलर हुआ। but a small angular displacement suppose that dθ1, dθ2, dθ3 एंड सो ऑन। देखिए ऐसा है कि किसी भी है ना फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉल पार्ट शो करना, तो उसमें डी का इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे थीटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल के लिए डी थीटा यूज करेंगे। उसी तरह एक्स कोई क्वांटिटी है, उसी का छोटा फॉर्म या छोटा पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो डी एक्स का यूज किया जाता है। बट ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा 1, डी थीटा 2 फॉलोज commutative law of vector addition. That is d theta 1 plus d theta 2 equal to d theta 2 plus d theta. Hence a small angular displacement में क्या हुआ, वेक्टर हुआ, है नहीं। इसी तरह इन द केस ऑफ एरिया, लार्ज एरिया वो क्या होता है, स्केलर होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन उसी एरिया का स्मॉल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तीसरी जो भी हो, लार्ज एरिया ये क्या होता है, स्केलर होता है। स्मॉल एरिया जो होगा
वो क्या होता है, वेक्टर होता है। जैसे सपोज दैट ये कोई बॉडी है, इसका एरिया ये है, तो ये पूरा एरिया इसका जो हुआ, पूरा एरिया, ये टोटल एरिया इसका क्या होगा, स्केलर होगा। ये है ना, ये स्केलर है। इसी का एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, है ना। सपोज दैट ये कोई बॉडी हो गया, या बोर्ड ही ले लीजिए। इतना बड़ा बोर्ड है तो ये आपका क्या हुआ, स्केलर हुआ, ठीक है। अब इस बोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, है ना। पूरे बोर्ड का एरिया ए है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ठीक। तो ये जो होगा ना वो वेक्टर होगा। अब इसका वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गई कि छोटा सा मैग्नीट्यूड होगा। फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये किसी एरिया का जहाँ का ये छोटा सा पार्ट होता है ना, वो उसी पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो डी ए हो गया, है ना। ये ए है तो ये छोटा सा एरिया डी ए हो गया, इसमें ये डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर डी ए हो गया। जैसे मान लीजिए इस तरह समझ लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। अब क्यूब का ये आपका क्या हो गया, टॉप सरफेस हो गया, है ना। तो इसका एक छोटा सा एरिया कट करेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक है। अगर ये वाला सरफेस लेते हैं, ये वाला सरफेस, है ना, इसमें एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए ये डी ए 1 हो गया, ये डी ए 2 हो गया, डिफरेंट एरिया है। होता है क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है ना, वो जहाँ का एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उसी जगह, है ना, वो परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है और आउटवर्ड होता है। टेंसर, the physical quantities, the physical quantity which has different magnitudes in different direction, in different directions is called tensor. As for example, breaking stress, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रेशर, है ना। ये 3 चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी है। वैसे स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स इंटरनल बाई एरिया, है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक क्यूबॉइड पे। सपोज दैट ये एक क्यूबॉइड है, ना। अब इस क्यूबॉइड का ये वाला सरफेस है ना, और एक ये टॉप सरफेस लेते हैं, ये वाला टॉप वाला सरफेस, है ना। ये टॉप सरफेस देखने में लग रहा है कि टॉप वाला सरफेस क्या है ना, उसका एरिया ज़्यादा है, और ये साइड वाला जो सरफेस है इसका एरिया ना क्या है, कम है। एक तो फोर्स इस पर सरफेस पे लगाते हैं अलोंग दिस साइड, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स इस सरफेस पे लगाते हैं, ये साइड वाले में, ठीक है। तो सपोज दैट ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, नहीं। तो
ये फोर्स एफ इधर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स एफ इधर की ओर अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि इस डायरेक्शन का है ना स्ट्रेस और इस डायरेक्शन का स्ट्रेस क्लियर है, अलग अलग होगा है ना, क्योंकि हम जानते हैं है ना सिग्मा स्ट्रेस, ये स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, वो फोर्स बाई एरिया होगा। तो एरिया ए लेते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए एक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड स्ट्रेस अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो इसका ये है वाला है ना, टॉप सरफेस है, तो इसको भी ये लिखते हैं, लेकिन ऐसे है तो इसके लिए वाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है ना, ये वाई है ना, ये वाला एरिया ग्रेटर देन ए एक्स है, तो फिर इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ा हो जाएगी? जो नीचे का जो है ना छोटा होगा उसकी वैल्यू। तो ए एक्स है ना स्मॉलर देन ए वाई है, देयरफॉर सिग्मा एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? सिग्मा वाई होगा। देयरफॉर सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई हुआ है ना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो इस व्यू से लगाया गया है कि ये टूट गया है, ठीक है। तो ऐसे है ना सिचुएशन में जो स्ट्रेस होगा इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कह सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। कहने का मतलब ये स्ट्रेस क्या है, इस बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या हो गया है ना, हमारा डायरेक्शन चेंज करने पर क्या हो गया? चेंज हो गया। फोर्स का डायरेक्शन चेंज हमने कर दिया, इसलिए इसका स्ट्रेस चेंज हो गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ? टेंसर हो गया, ठीक। तो ये पहला एग्जांपल हुआ टेंसर का है ना। टेंसर का दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो नया नया फिजिकल क्वांटिटी है ना सब आता है, ये सब चीज़ आप लोग को इसी क्लास में आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा फेमिलियर होना है ये सब है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कोई बॉडी रोटेशन में होता है तो वहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपना एक वैल्यूज होती है, उसका कैलकुलेशन होता है, डेरिवेशंस होता है। तो वो कैलकुलेशन डेरिवेशंस को यहाँ नहीं समझेंगे, लेकिन कॉमन बातें जो होगी वो है ना यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज डैट एक ये सिलेंडर है ना, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, और सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का जो होता है अगर यूनिफॉर्म होगा तो एकदम सेंटर पर पाएगा नहीं। तो ये है ना इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, तो यहाँ पर एक एक्सिस डाल सकते हैं, और ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इस सिलेंडर को घुमाते हैं है ना, तो ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, तो ये ऐसे घूम रहा है ना, है ना। तो क्या है कि सेंटर ऑफ मास से जो एक लाइन पास हो रही है उस लाइंस पे है ना इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब साइड के में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक रेडियस में क्या होगा? एक सर्किल में घूमेगा, जिसका डिफरेंट रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ऐसे है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। तो क्या देखते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ मास पे प्रेजेंट पार्टिकल्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि इसको अपने ही एक्सिस पे ऐसे घुमा सकते हैं, अबाउट दिस लाइन एंड अबाउट दिस लाइन। तो अबाउट दिस लाइन इसको रोटेट किए थे, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, और अबाउट दिस लाइन रोटेट किए तो क्या हो गया? ये है ना अबाउट इट्स एक्सिस हो गया, ठीक। तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगा जिसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं,
ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का निकलेगा, ठीक है, वो दोनों लाइंस के अबाउट निकलता है, ठीक है। ये सब चीज़ आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम जानकारी ले लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस नॉट इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, है ना। ऐसा है ना मिलता है, ऐसा रिजल्ट मिलता है। अगर इसका डेरिवेशन किया जाए इसी चीज़ का, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए एक्स एक्सिस, उसका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल वाई एक्सिस के अलोंग का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा है कि एक ही चीज़ का, यानी सिलेंडर का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है ना डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस में क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, टेंसर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो है ना हेंस इट इज टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। तीसरी एग्जाम्पल है ना, ये इंफॉर्मेशन के लिए है सिर्फ, है ना, डेंसिटी, डेंसिटी है ना, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मास वाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये आप लोग जान रहे होइएगा, है ना। डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, ये जो दो चीज़ें हैं डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, अगर इसका प्रॉपर्टी नहीं बदलता है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट नहीं होता है, तो ये क्या होगा, स्केलर होता है, ठीक है। ऐसे भी डेंसिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम इसको स्केलर के कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन यदि इसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टेंसर क्वांटिटी होगा, ठीक। तो डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जनरली स्केलर होता है ना, बट है ना व्हेन इट चेंजेज its magnitude and direct magnitude in different direction, then they are tensor। चौथी इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए चौथी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो टेंसर जो होता है ना, है ना, एक्चुअली यह एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है ना, और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने को मिलता है आगे के क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में, एमएससी वगैरह में, ठीक है। तो ये टेंसर है ना से ही निकल करके स्केलर और वेक्टर है ना आता है। तो एक्चुअली स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर द है ना स्पेशल फॉर्म ऑफ टेंसर्स। इस चीज़ को भी हम लिख लेंगे, है ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर द स्पेशल फॉर्म ऑफ टेंसर। तो स्केलर जो होता है ना, स्केलर वो जीरो ऑर्डर का टेंसर होता है। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए है, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब चीज़ को यहाँ पर समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस का मैटर ही नहीं है। लेकिन स्केलर वेक्टर टेंसर जब ये पढ़ रहे हैं तो इसके बीच का थोड़ा बहुत रिलेशन भी हम अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्केलर जो होता है ना वो टेंसर ऑफ जीरोथ ऑर्डर होता है। वेक्टर जो होता है वो टेंसर ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।